अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। देखिए डिपार्टमेंट होता क्या है, बिजनेस की अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। अब अगर हम अलग अलग एक्टिविटीज को सेग्रीगेट कर दें और कुछ लोग डेजिग्नेट कर दें कि भाई इनका काम सिर्फ ये देखने का है, ठीक है, उनको प्रॉपर एक प्लेस दे दें और कहें कि आप लोग ये चीज देखोगे सिर्फ, तो वो डिपार्टमेंट है। जैसे बिजनेस में अगर बड़ी कंपनीज हो तो उनके यहाँ और ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे। एक डिपार्टमेंट सेल्स का, परचेज डिपार्टमेंट, फिर अकाउंटिंग वगैरह देखने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, लीगल कामों के लिए लीगल डिपार्टमेंट। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। एक अगर सीए फर्म है बड़ी तो वो कैसे बनाएगी डिपार्टमेंट्स, ऑडिटिंग देखने के लिए अलग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग सर्विसेज देने के लिए अलग, टैक्सेशन, टैक्सेशन में भी डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, अगर अलग अलग मतलब एक ही तरीके का काम है तो फिर टैक्सेशन डिपार्टमेंट। लेकिन टैक्स में भी अगर वो इनकम टैक्स का अलग करते हैं और जीएसटी का अलग करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं। डिपार्टमेंट बनाए क्यों जाते हैं? डिपार्टमेंट बनाने से हम चीजों पर कंट्रोल रख पाते हैं। एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोगों को पता है कि हम इस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कैसे होती है। देखिए एक तरीका तो क्या है, एक ही बुक्स बनाई जाए, सेपरेट बुक्स ना बने, एक ही बुक्स में अब जो अलग अलग डिपार्टमेंट के खर्चे हैं उसके लिए कॉलम बना दो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के कॉलम बनाए और खर्चे को डिपार्टमेंट वाइज लिखते गए कि ये खर्चा इस डिपार्टमेंट का इतना, इस डिपार्टमेंट का इतना, लास्ट में टोटल का कॉलम। दूसरा तरीका ये होता है कि सबकी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हो, ठीक है। अब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होगी तो कुछ खर्चे कॉमन जो होंगे उनको डिवाइड कर दिया जाएगा और उसमें क्या बेसिस लेंगे वो हमें पढ़ना है कि क्या बेसिस होता है कॉमन एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करने का, ठीक है। तो आइए वो पढ़ते हैं, बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। जो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डिपार्टमेंट है वो तो उसी में ही एड ऑन हो जाएगा, लेकिन दिक्कत कहाँ है, ये कॉमन एक्सपेंडिचर में, ठीक है, उसको देखना है। जैसे पहला दे रखा है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। अगर आप इन खर्चों पर गौर करो, ये सब खर्चे जो हैं कहीं ना कहीं बिल्डिंग से रिलेटेड है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, एसेट से रिलेटेड खर्चे हो गए। तो क्या बेसिस लेंगे हम लोग? फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। जो भी फ्लोर एरिया है अलग अलग डिपार्टमेंट का उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर दो। पूरे बिजनेस के रेंट को फ्लोर एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दो, ठीक है। बेस्ट बेसिस यही है। अगर ये बेसिस अवेलेबल नहीं है तो फिर तो टाइम बेसिस के हिसाब से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल एनर्जी। तो लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस ये वाले खर्चे किस बेसिस पर बाइफरकेट होंगे? कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट कितनी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसके हिसाब से इस खर्चे को डिवाइड करेंगे। यही सबसे बढ़िया तरीका है। सेलिंग एक्सपेंसेस, अब इसके लिए सेल्स रेशियो आ जाएगी। एग्जांपल डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, सेलिंग कमीशन, ठीक है, फ्रेट आउटवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स नहीं, फ्रेट आउटवर्ड्स, ट्रेवलिंग, सेल्स मैनेजर सैलरी, अदर कॉस्ट। मतलब जितने भी सेल्स से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे किसके हिसाब से डिवाइड होंगे? सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। कैरेज इनवर्ड्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये परचेजेस के हिसाब से डिवाइड होनी चाहिए। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जो गुड्स को लाए हम लोग अपनी फैक्ट्री तक उसका खर्चा ना। तो ये कैसे डिवाइड होगा? परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। देखिए हो सकता है आपका हो कि कोई डिपार्टमेंट जरूरी नहीं है परचेज कर रहा हो, हाँ, तो इसका मतलब उसकी परचेज जीरो है ना। तो जीरो अगर उसकी परचेज अगर हम ले लें तो उसके ऊपर कितना एलोकेट होगा खर्चा? कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर कोई डिपार्टमेंट परचेज कर रहा है वही तो इसमें आएगा रेशियो में, जो नहीं आए अरे उसके लिए जीरो है, इसका मतलब उस पर कोई खर्चा ये वाला एलोकेट नहीं हो पाएगा। वेजेस, सैलरीज, तो टाइम डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट। अगर कॉमन लोग ही काम कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट में तो कितना कितना टाइम एलोकेट किया, एक रफ आइडिया अगर मिल जाए तो हम उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे खर्चे को। डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल असेट्स, ये सारे असेट्स से रिलेटेड खर्चे। तो असेट्स देखने पड़ेगी कि किसके पास कितने की है। वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, अदरवाइज टाइम बेसिस, ठीक है, कि
किस डिपार्टमेंट के पास कितने की एसेट्स है, उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ मैनेजर, डायरेक्टर, कॉमन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये सारे कंपनी के एज अ होल जो खर्चे हैं, इसको किस बेसिस पर डिवाइड करें? कोई बेस मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज तो इक्वली। टाइम बेसिस या इक्वली। टाइम बेसिस मतलब अब किसने कितना टाइम इन्वेस्ट किया किस डिपार्टमेंट में, ये पता लग सकता है तो ठीक है, नहीं पता लग सकता तो इक्वली बांट दो। अगर एक जो मैनेजर है वो हर डिपार्टमेंट को इक्वली टाइम देता है, इक्वली टाइम डिवोट करता है, तो ठीक है, फिर इक्वली बांट दो। लेकिन अगर वो कहता नहीं मेरा तो आधे से ज्यादा टाइम जो है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही चला जाता है, तो उस डिपार्टमेंट पर ज्यादा खर्चा एलोकेट होना चाहिए ना उसकी मैनेजर की सैलरी का, वही चीज है। तो अगर ऐसा कुछ बेसिस मिल पाता है टाइम बेसिस तो ठीक है, नहीं तो इक्वली बांट देंगे। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। लेबर वेलफेयर के जो खर्चे होंगे जैसे जैसे एम्प्लॉयज हैं उसके हिसाब से इसको बांट दो। पीएफ ईएसआई कंट्रीब्यूशन, वेजेस और सैलरीज के हिसाब से हमने वेजेस और सैलरीज जैसे बांटी होगी, वेजेस और सैलरीज का क्या किया होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से, या फिर टाइम डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट, किसने कितना टाइम दिया। तो वेजेस और सैलरीज को ही बेस बनाकर पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन, क्योंकि देने तो उन्हीं एम्प्लॉयज को है ना, इसको भी बांट देंगे। समझ में आ गया? देखिए कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ही नहीं, तो वो एलोकेट नहीं करेंगे हम लोग डिपार्टमेंट पर, ठीक है। वो डिपार्टमेंट पे डालना मतलब जबरदस्ती है, उससे कुछ हो नहीं पाएगा। जैसे ऐसे कौन से खर्चे हैं? अगर हमने डिबेंचर्स, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे, उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है, अब ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड लगता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही पैसे की जरूरत थी और उसी के लिए स्पेसिफिकली किया गया तो बात और है। अदरवाइज ऐसे खर्चे जो किसी डिपार्टमेंट पर एलोकेट नहीं हो सकते, वो डिपार्टमेंट में तो मत करो, लेकिन जब बिजनेस एज अ होल का P&L अकाउंट बन रहा होगा, ठीक है, जब उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होगी, तब वहां पर ये कॉमन वाले खर्चे, ये ऐसे खर्चे आ जाएंगे जो किसी भी डिपार्टमेंट पे एलोकेट नहीं हो पाए, ठीक है। तो एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी अपोर्शन अमंग द डिपार्टमेंट ऑन सुटेबल बेसिस, दे आर रिकॉग्नाइज्ड इन द कंबाइंड P&L अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? देखिए नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट आता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का। अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई गुड्स या सर्विसेज का ट्रांसफर होता है, अगर वो गुड्स या सर्विसेज का जो ट्रांसफर है वो कॉस्ट पर ही हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसमें कुछ लोडिंग की वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है, कुछ वैल्यू को वो बढ़ाकर देता है जिससे कि अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ऐसा रूल बनाया गया है, ऐसी पॉलिसी कंपनी की है कि नहीं, अगर या कई बार क्या बिल्कुल सेलिंग प्राइस पर ही दे रहा है कि हम जो बाजार में बेचेंगे जिस रेट पर, उसी रेट पे दूसरे डिपार्टमेंट को देंगे। जस्ट हम अपनी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि हमने कितने का सामान बेचा। भाई आप अगर दूसरा डिपार्टमेंट बाजार से वो चीज परचेज करता तो मार्केट प्राइस पर ही मिलती, तो इसलिए हम भी दूसरे डिपार्टमेंट को मार्केट प्राइस पर ही देंगे। ऐसा कंपनी ने अगर रूल बना लिया है तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स जो होते हैं अगर कॉस्ट पर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक डिपार्टमेंट में इनवर्ड की एंट्री करेंगे, दूसरे में जो जा रहा है उसकी एंट्री करेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन अगर लोडिंग ऐड करके कर रहे हैं तब क्या होगा? तब भी कोई प्रॉब्लम तब तक तो नहीं है अगर वो गुड्स बिक गए तो। जैसे डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को 100 रुपए का सामान 150 में बेचा, ठीक है। अब डिपार्टमेंट बी ने कस्टमर को वो सामान 180 का बेच दिया। समझ में आ रही है बात? तो डिपार्टमेंट ए की बुक्स में 50 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि 100 की चीज 150 में बेची। डिपार्टमेंट बी की बुक्स में 30 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि उसने 150 की चीज 180 में बेची। दोनों में आ गया प्रॉफिट। बिजनेस एज अ होल की अगर हम बात करें तो 100 की चीज 180 में गई है तो 80 रुपए का प्रॉफिट है, दोनों में अलग अलग दिखाई दे रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो सामान अगर बिक गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सामान बिका नहीं और क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है तो जब हम बिजनेस एज अ होल का P&L बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो उसमें तो जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाई देगा वो इन्फ्लेटेड है,
क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक सच में हमें पता है वो है ही नहीं है इतना, बट हमने दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि दूसरा डिपार्टमेंट उसको लोडिंग की वैल्यू ऐड कर कर भेजता है, तो तब वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की वैल्यू हमें हटानी पड़ेगी, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर वो गुड्स या सर्विस अनसोल्ड रह जाती है तो। समझ में आ गया? तो इफ गुड्स सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, देयर कॉस्ट शुड बी सेपरेटली रिकॉर्डेड एंड चार्ज टू द डिपार्टमेंट बेनिफिटिंग देयर बाय। जो बेनिफिटिंग है उसमें चार्ज हो जाएगी एंड क्रेडिटेड टू दैट प्रोवाइडिंग द गुड्स और सर्विस, और जो दे रहा है उसमें क्रेडिट हो जाएगी। कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या बेसिस होगा ट्रांसफर का? कॉस्ट बेसिस है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मार्केट प्राइस है या कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट प्लस कुछ एक परसेंटेज ऐड करके भेज रहे हैं, तो इन दोनों केस में करंट प्राइस, मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के केसेस में अनरियलाइज प्रॉफिट ब्रैकेट में लोडिंग टू बी एलिमिनेटेड बिफोर फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो जब कंपनी एज अ होल का P&L बैलेंस शीट बनेगी तब उसमें हमारे को उस लोडिंग को की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट में हटाने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट अपना प्रॉफिट दिखाता रहे बेचारा, लेकिन जब कंपनी एज अ होल की बनाएंगे हम तब वहां पर उसको लोडिंग को हटा देंगे। फॉर दिस पर्पस स्टॉक रिजर्व इज कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट होगा? यूनिटरी मेथड से कि देखो प्रॉफिट इन ट्रांसफर प्राइस डिवाइडेड बाय ट्रांसफर प्राइस ऑफ स्टॉक ट्रांसफर्ड। जितना स्टॉक ट्रांसफर किया, जैसे मैंने कहा था 100 का सामान 150 में ट्रांसफर किया, तो प्रॉफिट कितना है उसमें 50 अपॉन 150 इनटू अनसोल्ड कितना रह गया। अगर उस 150 में 80 रुपए का सामान अभी भी अनसोल्ड रह गया तो इंटू 80। हम मतलब ये देखना चाह रहे हैं कि अगर 150 में 50 रुपए की लोडिंग है तो 80 में कितने की लोडिंग है, क्योंकि 80 का स्टॉक अनसोल्ड है। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम, सीधी बात। प्रॉफिट इन ट्रांसफर प्राइस डिवाइडेड बाय ट्रांसफर प्राइस ऑफ स्टॉक ट्रांसफर्ड इनटू ट्रांसफर प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जर्नल एंट्री क्या करेंगे? देखिए क्लोजिंग स्टॉक पर हमें हटाना है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग है तो ओपनिंग स्टॉक में भी तो लोडिंग होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए एंट्री करेंगे P&L डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, और अगले साल ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि वो, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, स्टॉक रिजर्व डेबिट टू P&L। समझ में आ गया? क्योंकि देखो ये आपको पता है ना भाई, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू पर दिखाई दे रहा है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही कम आएगा ना, जबकि कम है नहीं, बट वो इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग लगा रखी है। तो कैसे बढ़ाएं? स्टॉक रिजर्व डेबिट टू P&L करा तो प्रॉफिट बढ़ गया ना। और एट ईयर एंड वाली जो एंट्री बताई P&L डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा रखी थी, लोडिंग है क्योंकि उसमें, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रखा था तो प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए, इसलिए कम करा P&L डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। समझ में आ गया? एक छोटा सा कंसेप्ट आता है इसमें, मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट का। ठीक है, मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट क्या होता है? जस्ट ये कंट्रोल पर्पस के लिए है। ठीक है, ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए नहीं है, इसको कहीं हम बैलेंस शीट P&L में हिट नहीं करते। जस्ट कंट्रोल करने के लिए हम एक मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना सकते हैं डिपार्टमेंट का, जिसमें स्टॉक, उस मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में क्या होगा, सारी चीजें लोडिंग वैल्यू पर दिखाई जाएंगी, इवन ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस वगैरह सब कुछ। सेल तो होती ही लोडिंग पर है, तो लोडिंग वाली वैल्यू पर दिखाई जाएगी, और इसमें जितनी भी लोडिंग इन्वॉल्व है वो अलग से मार्कअप अकाउंट में दिखाई जाएगी। ठीक है, मतलब मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एक इनवर्ड रजिस्टर की, इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर की तरह हो गया, कितना स्टॉक आ रहा है कितना जा रहा है, और वैल्यू भी सेम ही रखी, जिससे कि एडजस्टमेंट वगैरह कुछ ना करनी पड़े। वो सारी एडजस्टमेंट किस में हो रही है? मार्कअप अकाउंट में हो रही है। समझ में आ गया? तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट क्या होता है? रिकॉर्ड स्टॉक मूवमेंट, दैट इज ओपनिंग बैलेंस, परचेज, स्टॉक ट्रांसफर्स, शॉर्टेज, सेल्स, ऑल एट सेलिंग प्राइस, सबको सेलिंग प्राइस पर दिखा दो। मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में क्या होता है? लोड या मार्कअप ऑन ऑल आइटम्स ऑफ मेमोरेंडम स्टॉक इज रिकॉर्डेड हियर। तो जितनी भी लोडिंग होती है हर चीज पर, वो सारी कहां दिखाई जाएगी? मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में। क्लियर हुआ ये आपको?
अच्छा, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्लोजिंग स्टॉक है। लास्ट में तो क्लोजिंग स्टॉक ही निकल कर आ जाएगा अपने आप। भाई इतना ओपनिंग था, इतना और खरीदा, इतना बेच दिया, तो बचा क्या? क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक भी लोडिंग वाली वैल्यू पर ही होगा। जब सब कुछ आपने लोडिंग वैल्यू पर लिखा है तो उसके ऊपर भी, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी हम लोडिंग हटा देंगे मार्कअप अकाउंट में, और मार्कअप अकाउंट में जो लास्ट में निकल कर आएगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? तो ये कंसेप्ट से हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंट के। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में से। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए जल्दी। मेसर्स ओमेगा, ये है पेज नंबर 12.10 पर। मेसर्स ओमेगा इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स X, Y and Z. The information regarding 3 departments for the year ended 31st March 2021 are given below. ठीक है, ये हम लोग को X, Y, Z 3 डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, जिनका ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डेटर्स एट एंड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन ईच डिपार्टमेंट, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट इन स्क्वायर फीट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय ईच डिपार्टमेंट इन यूनिट्स, ये सब चीजें दे रखी है। द बैलेंस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम्स इन द बुक्स फॉर द ईयर आर गिवन बिलो। ये अदर एक्सपेंसेस हो गए हमारे को। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% का। हमें करना क्या है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो जैसे हम P&L नॉर्मली बनाते हैं, बस उसमें एक ही अमाउंट लिखते हैं, यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट का कॉलम आ जाएगा। आप वही ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, अमाउंट के कॉलम अब 3 आएंगे, एक्स वाई जेड, फिर ऐसी एक्स वाई जेड, फिर ऐसी P&L अकाउंट में अमाउंट में 3 चीजें आएंगी, एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम, जेड का कॉलम। समझ में आया? अब सबसे पहले क्या लिखना होता है हमें? ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक, अलग अलग दे रखा है सबका, कोई दिक्कत नहीं है। 2 परचेजेस, आपके पास है परचेजेस की वैल्यू। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चलते हैं हम लोग कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, कितने का है? 3000 का। किस बेसिस पर इसको डिवाइड करोगे कैरेज इनवर्ड्स को? परचेज के बेसिस पर। ठीक है, परचेजेस का बेस होगा। तो मैं एक काम करता हूं, इन खर्चों का एक बार डिस्कस कर लेता हूं। बाकी आपको P&L बैलेंस शीट तो कब से बनानी आती है, कैसे बनती है, बस ये पता होना चाहिए कि किस किस बेसिस पर डिवाइड करना है खर्चों को। कैरेज आउटवर्ड किस बेसिस पर डिवाइड होगा? सेल्स के बेसिस पर। ठीक है, सैलरीज, सैलरीज के लिए हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है ईच डिपार्टमेंट, उस बेसिस पर उस रेशियो में बांट दो। 25:20:15 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है ना। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स रेशियो ले लेंगे। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है, ये भी सेल्स रेशियो, अपने डेटर्स को करा जिनको हमने सेल करी होगी। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ क्रेडिटर से जिनसे हमने परचेज की होगी, तो परचेज की रेशियो ले लो। ठीक है, नेक्स्ट है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट वगैरह किस में जाएगा? अब इसके लिए हमें दे रखा है फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से बांट दो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का हमारे को वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑफ ईच डिपार्टमेंट दे रखी है, उसके बेसिस पे बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय ईच डिपार्टमेंट अवेलेबल है, बांट दो उस बेसिस पर। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस जो हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बांटे थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, उसी बेसिस पर बढ़ जाएगा लेबर वेलफेयर एक्सपेंस। समझ में आ गया? अच्छा, लास्ट में कहता है कि बैड डेट्स पर प्रोविजन बनाना है 5% का, तो 5% का प्रोविजन आपके पास डेटर की वैल्यू तो दे ही रखी है एंड की, उसी बेसिस पर कर दो। ठीक है, इसमें बेसिस क्या है? इसमें तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो 5%। समझ में आ गया? तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर। मेसर्स सुमन एंटरप्राइजेस हैज 2 डिपार्टमेंट्स, ये हमारे को दे रखी है पेज नंबर 12.17 पर, इलस्ट्रेशन 6 स्टडी मटेरियल। मेसर्स सुमन एंटरप्राइजेस हैज 2 डिपार्टमेंट्स, फिनिश्ड लेदर्स एंड शूज। शूज आर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ out of leather supplied by leather department at its usual selling price.
फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यहां पर यह कहता है कि शूज आर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ द लेदर सप्लाइड बाय लेदर डिपार्टमेंट एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस। तो दो डिपार्टमेंट है, एक लेदर डिपार्टमेंट और दूसरा कौन सा है, शूज डिपार्टमेंट। लेदर डिपार्टमेंट शूज डिपार्टमेंट को जो लेदर भेजता है वो अपने यूजुअल सेलिंग प्राइस पर ही भेजता है। जो लेदर वो बाजार में बेचता है जितने की, उतने रेट पर ही शूज डिपार्टमेंट को लेदर प्रोवाइड करता है। उस लेदर से शूज डिपार्टमेंट शूज बनाता होगा। ठीक है, लेदर ये शूज डिपार्टमेंट पे लेदर के अलावा भी और चीजें लगती होंगी, केवल लेदर से तो नहीं शूज बन जाते होंगे। तो ये हमें खर्चे दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल। फिर लिखा है ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट। 30 लाख रुपए का ट्रांसफर किया लेदर डिपार्टमेंट ने, किसको, शूज डिपार्टमेंट को। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं शूज डिपार्टमेंट के, सेलिंग एक्सपेंस दोनों के दे रखे हैं, रेंट एंड वेयर हाउसिंग, स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग। तो सबकी अलग अलग वैल्यूज अवेलेबल है, हमें कोई डिवाइड करने की तो जरूरत नहीं है फिलहाल। इसको सबकी वैल्यू आपके पास अलग अलग दे रखी है ना, सेपरेटली। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर नेसेसरी कंसिडरेशन। The stock in shoes department may be considered as consisting of 75% of leather and 25% of other expenses। ये कहता है शूज डिपार्टमेंट में जो स्टॉक है उसमें मान लेना 75% तो लेदर है और 25% अदर एक्सपेंसेस है। तो जो स्टॉक उनके यहाँ पड़ा रहता है उसमें 75% तो लेदर होती है, बाकी मटेरियल कितना होता है, 25%। ये उनके स्टॉक का मटीरियल, जो भी स्टॉक होता है उसमें इस तरीके की बाइफर्केशन रहती है। समझ में आ गया, 75% लेदर, बाकी मटेरियल 25%। द फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 15% इन 2021-22। फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट ने 15% ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया था पिछले साल। इस साल का तो आप खुद ही निकाल लोगे। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज अ होल अमाउंटेड टू 8,50,000 रुपए। जनरल एक्सपेंसेस हैं जो बट नहीं सकते, वो कितने के हैं, ठीक है, एज अ होल 8.5 लाख रुपए के। ठीक है, क्योंकि उसको बांटने का कोई हमें बेसिस दे भी नहीं रखा। अब करना क्या है हमारे को, देखिए यहां पर लेदर डिपार्टमेंट शूज डिपार्टमेंट को लोडिंग ऐड कर देता है, मार्केट प्राइस पर गुड्स पहुंचाता है। तो जो सामान शूज डिपार्टमेंट ने बेच दिया उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं बिका वहां प्रॉब्लम है। जो क्लोजिंग स्टॉक बन गया, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023 शूज डिपार्टमेंट का 5 लाख रुपए का है, दिख रहा है आपको। 5 लाख रुपए का ये जो क्लोजिंग स्टॉक है शूज डिपार्टमेंट का, इसमें 75% लेदर होगी और 25% अदर एक्सपेंस होगी। मतलब 75% लेदर डिपार्टमेंट से आया हुआ है, ये कह सकते हैं। तो इसमें हमें लोडिंग की वैल्यू हटानी पड़ेगी उस 75% में से। 5 लाख इंटू 75% जो वैल्यू आई उसमें लोडिंग भी है, वो हटाना पड़ेगा। कितनी है लोडिंग, तो आप जब लेदर डिपार्टमेंट का हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। वो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय उसकी सेल इनटू 100 अगर हम कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट का की परसेंटेज मिल गई। इसका मतलब उतनी ही परसेंट की लोडिंग है, ठीक है, उतनी परसेंट की लोडिंग मिल जाएगी हमारे को। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट दे रखा है 30 लाख रुपए। ये लेदर डिपार्टमेंट ने शूज डिपार्टमेंट को दिया। कैसे दिखाओगे इसको भाई, लेदर डिपार्टमेंट के लिए तो ये भी सेल ही है ना। तो जैसे बाय सेल्स हम लोग लिखेंगे, ये कितना हो गया, 1 करोड़ 80 लाख। जैसे लेदर डिपार्टमेंट के हम बाय सेल लिखेंगे 1 करोड़ 80 लाख, वैसे ही बाय ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट पे लिखेंगे 30 लाख रुपए का। उसके लिए तो दोनों ही सेल है। और शूज डिपार्टमेंट इस 30 लाख को कैसे दिखाएगा, इसके लिए परचेज है, तो परचेज के नीचे आ जाएगा। जैसे एक तो टू परचेज लिखेगा 2,60,000 की शूज डिपार्टमेंट, और क्या लिखेगा, टू ट्रांसफर फ्रॉम लेदर डिपार्टमेंट 30 लाख रुपए। तो एक के इनवर्ड में आ गया, एक के आउटवर्ड में आ गया। जैसे वो अभी कंसेप्ट में मैंने पढ़ाया था ना कि जो बेनिफिटिंग डिपार्टमेंट है उसके में दिखाना है और जो डिपार्टमेंट दे रहा है उसके में दिखाना है। तो ऐसे दिखाना होता है इसको, ठीक है। एक की परचेज है, एक की सेल है, तो एक के परचेज के नीचे दिखा दिया, एक के सेल्स के नीचे दिखा दिया, ये कर लिया। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे आप लेदर डिपार्टमेंट का, ध्यान रखना आप कभी सेल की वैल्यू केवल 1 करोड़ 80 लाख मत लिख लेना परसेंटेज निकालने के लिए। सेल तो दोनों ही है ना, 1 करोड़ 80 लाख भी है और 30 लाख रुपए का जो हमने
शूज डिपार्टमेंट को बेचा, ये दोनों है, इन दोनों को प्लस करेंगे। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 42 लाख। तो 42 लाख डिवाइडेड बाय 1,80,00,000 प्लस 30 लाख इंटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज निकल के आएगी फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट की। ठीक है, और फिर उसमें से लोडिंग हटाएंगे। किसकी लोडिंग हटानी है हमें? शूज डिपार्टमेंट की। तो 5 लाख इंटू 75% इंटू जो परसेंटेज अभी मैंने बताई निकली होगी वो। आई बात समझ में? लेकिन ये लोडिंग कौन हटाएगा? कंपनी एज अ होल, कंपनी हटाएगी। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में आपको एक एक डिपार्टमेंट में जाकर नहीं करने की जरूरत, क्योंकि डिपार्टमेंट को तो अपना दिखाने दो परफॉर्मेंस, लेकिन जो लोडिंग की वैल्यू एडिड है वो कंपनी को तो हटानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये इन्फ्लेटेड हो जाएगी वरना बुक्स। समझ में आ गया? ये करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और है, अगर क्लोजिंग स्टॉक में ये दिक्कत है फिर तो ओपनिंग स्टॉक में भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो लोग जो शूज बना रहे हैं, शूज अलग अलग तरीके से तो नहीं बनेंगे कि किसी में लेदर ज्यादा लगेगा किसी में कम लगेगा, और अगर ऐसा है तो वो बताते। उन्होंने तो एक ही तरीका बताया कि हमारे शूज में 75% लेदर है, 25% अदर मटीरियल है। तो जो शूज डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक है 4,30,000 का, उसमें भी 75% लेदर है, बाकी 25% अदर मटीरियल है। तो उस 75% लेदर में भी लोडिंग की वैल्यू है, उसको भी करो रिवर्स। उसको कैसे करें? तब का ग्रॉस प्रॉफिट पता है आपको पिछले साल का कितना था? हाँ, दे रखा है। कितना दे रखा है? 15%। लेदर डिपार्टमेंट का पिछली बार ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज था 15%, मतलब वो 15% लोडिंग ऐड होती थी, तो वो 15% हटा दो। समझ में आया? मतलब 4,30,000 इंटू 75% इंटू 15%, वो हो गया। अब इसके दो तरीके हैं, या तो पिछली लोडिंग और अब की लोडिंग कंपेयर करके जितनी एक्स्ट्रा लोडिंग है वही लिखो। जैसे यहां पर आप देखोगे आंसर में तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, जनरल P&L अकाउंट जब इन्होंने बना रखा है तो टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 26,625 रुपए लिखा। तो ये 26,625 कैसे आया कि भाई इस बार लोडिंग करनी चाहिए थी 75,000, ऑलरेडी लोडिंग है 48,375 की, तो माइनस करके देखा 26,625 लोडिंग हम कर लेंगे। अदरवाइज दोनों लोडिंग लिखनी है तो टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहां पर पूरा लिखो 75,000, और बाय में लिखो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना? 48,375। बात तो वही है ना, दोनों फिगर लिखो या फिर नेट करके जितना और लोडिंग चाहिए वो वाली फिगर लिख लो जनरल P&L अकाउंट में। और जनरल P&L अकाउंट में एक खर्चा आपको और दे रखा था 8.5 लाख का, वो आ जाएगा। आई बात समझ में? ये तरीका होता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने का।